नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसे स्टार कंपनी के बारे में जो संकट में है। आज वो संकट में क्यों है, इन तमाम चीजों पर हम आज आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं बायजूस के बारे में, जिसे एक वक्त में भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिना जाता था। लेकिन आज बायजूस भारी कर्ज, कानूनी विवादों और खोई हुई विश्वसनीयता की चपेट में है। बायजूस एक ऐसा ब्रांड जिसने करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा जीता था, वही कंपनी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि बायजूस की सफलता की ऊंचाइयों से लेकर उसके पतन की गहराइयों तक का सफर कैसे तय हुआ। यह कहानी न सिर्फ एक कंपनी की है, बल्कि हर उस स्टार्टअप के लिए एक चेतावनी है जो बिना किसी टिकाऊ रणनीति के सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन के पीछे भाग रहा है। भारत में अभी स्टार्टअप का दौर चल रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां उभर कर सामने आ रही है। ऐसे समय में इस कंपनी के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बायजूस जिस तरह से अर्श पे पहुंचा और उसके बाद फर्श पर आ गया, ये एक चेतावनी है उन तमाम स्टार्टअप्स के लिए। एक समय था जब बायजूस को भारत की सबसे बड़ी और सफल एडटेक कंपनी माना जाता था। बच्चों और युवाओं के लिए यह ऑनलाइन लर्निंग का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन चुका था। बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने अपने अनोखे पढ़ाने के अंदाज और स्मार्ट बिजनेस मॉडल के जरिए करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता का भरोसा भी जीता था। लेकिन 2023 तक आते आते यह कंपनी उस गिरावट का शिकार होने लगी जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी। बायजूस का पतन एक उदाहरण है कि कैसे वित्तीय फैसले, आक्रामक रणनीतियां और ग्राहक अनुभव की अनदेखी एक चमकते हुए ब्रांड को भी धरातल पर ला सकती है। यह कहानी बताती है कि शिक्षा सिर्फ मुनाफे का साधन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो अंजाम बायजूस जैसा होता है। अब चलिए हम समझते हैं बायजूस ने कैसे शुरुआत की थी और इसकी सफलता का सफर कैसे तय हुआ था। बायजू रविंद्रन, उन्होंने 2006 में अपने करियर की शुरुआत की थी, दोस्तों को कैट परीक्षा की कोचिंग देने के साथ। उनका पढ़ाने का तरीका इतना लोकप्रिय हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि जल्द ही वह ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्रों को पढ़ाने लगे। 2009 में उन्होंने बायजूस क्लासेस की स्थापना की और 2015 में मोबाइल ऐप लॉन्च कर डिजिटल लर्निंग को घर घर तक पहुंचाया। 2018 तक आते आते बायजूस भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी और इसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, यानी इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गई थी। काफी कम समय में बायजूस ने काफी बड़ा सफर तय कर लिया था, काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। इसके बाद कोविड-19 आया। इस दौरान बायजूस की सफलता में विस्फोटक ग्रोथ हुआ। 2020 में कोविड महामारी ने स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए, जिससे ऑनलाइन शिक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया। हर स्कूल, हर कॉलेज ऑनलाइन शिक्षा पर डिपेंडेंट हो गए। इसका बायजूस ने भी पूरा फायदा उठाया। बायजूस ने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा और पूरी तरह से भुनाया। कोर्सेज को फ्री कर दिया, जिससे छात्रों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। मार्क जुकरबर्ग की चैरिटी और सिकोया जैसे बड़े निवेशकों से भारी फंडिंग आई। साथ ही बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर, ग्रेट लर्निंग और आकाश इंस्टीट्यूट जैसे स्टार्टअप्स का अधिग्रहण कर लिया। मार्क जुकरबर्ग की चैरिटी और सिकोया जैसे बड़े निवेशकों से भारी फंडिंग आई। साथ ही बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर,
ग्रेट लर्निंग और आकाश इंस्टीट्यूट जैसे बड़े स्टार्टअप्स का अधिग्रहण किया। इन कदमों से बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन इस ग्रोथ की बुनियाद कर्ज पर टिकी थी। यानी कि ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उसके पीछे कर्ज का बोझ भी था। अब हम बात करते हैं बायजूस की गिरावट की शुरुआत कैसे हुए। गलत फैसले, आक्रामक सेल्स एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है बायजूस की गिरावट के पीछे। जब महामारी के बाद स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए तो छात्रों का झुकाव फिर से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ हो गया। ऑनलाइन क्लासेस से वो ऑफलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ने लगे। बायजूस ने अपने मॉडल में बदलाव भी नहीं किया, बल्कि सेल्समैन को आक्रामक रणनीति अपनाने को कहा, जिसमें माता पिता पर दबाव डालकर कोर्सेज को बेचने की कोशिश की जाती थी। कई मामलों में भ्रामक यानी कि गलत जानकारी दी गई और बड़ी फीस भी वसूली गई, जिससे कंपनी की साख पर असर पड़ा। ग्राहक सेवा भी कमजोर होती चली गई। रिफंड और सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में लोगों को दिक्कतें आने लगी। जब उन पर प्रेशर बढ़ने लगा तो लोग रिफंड चाहने लगे। जो उनका सब्सक्रिप्शन था वो कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन इसमें भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बायजूस ने जितनी तेजी से विस्तार किया, उतना ही तेजी से कर्ज भी उस पर बढ़ता चला गया। नए स्टार्टअप से अधिग्रहण के लिए उठाया गया कर्ज कंपनी की रीढ़ पर बोझ बन गया। 2022 से बायजूस ने लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की छटनी और ऑफिस बंद करना शुरू कर दिया। अमेरिका में लोन डिफॉल्ट के आरोप लगे और बीसीसीआई ने भी बायजूस के खिलाफ पेमेंट डिफॉल्ट को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि जब उस पर लोन का बोझ पड़ा तो वो कई जगह पर डिफॉल्ट साबित हो गया। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि बायजूस जिस तरह से गिरावट में आ रही थी, तो क्या आने वाले दिनों में वो फिर से वापस आ सकती है? 2023 तक बायजूस की वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। $22 बिलियन से घटकर $225 मिलियन रह गई। कंपनी अपने यूएस प्लेटफॉर्म एपिक समेत कई एसेट्स को बेचने की कोशिश में है। बायजूस की सबसे बड़ी चुनौती अब दोबारा विश्वास पाना है। इसके लिए बिजनेस मॉडल में पारदर्शिता, ग्राहक सेवा में सुधार और फाइनेंशियल स्थिरता जरूरी है, स्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ के साथ बहुत ज्यादा उस पर कर्ज हो गया था। तो जब तक के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसमें सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वापसी की राह कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर सही कदम उठाए जाए। ऐसे ही खबरों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लाइव लगातार का हमारा। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा यूट्यूब चैनल लाइव लगातार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।